ए बी साइन थीटा। वहीं अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होता तो हम क्या करते थे, ए डॉट बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब आपको ना पेपर में ये भी आ सकता है कि प्रूव करो कि ए और बी पैरेलल है। अगर हमारे पास है टू प्रूव ए इज पैरेलल टू बी, इसका मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? अगर दोनों पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 90। कितना बोल रहे हो दिव्यांशी? 0 डिग्री। 0 डिग्री, करेक्ट रिया। पैरेलल का मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जैसे ही थीटा 0 हो गया, हमारे पास साइन थीटा 0 हो गया। इसका मतलब आया ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब भी आपको दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है, आप क्या करोगी? उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगी और वो आएगा आपके पास 0। क्लियर है ये? यस मैम। तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपके पास आंसर में आएगा ऐसे 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो बेसिकली सारी चीजें 0 हो जाएंगी जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेकर। वही अगर मेरे को प्रूव कर रहा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो अब कितना एंगल होएगा दोनों के बीच में? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे cos 0 हो जाता है, मतलब cos 90 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मैं फाइंड करूंगी उनका डॉट प्रोडक्ट और उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो अगर मेरे को ये प्रूव करना है पैरेलल तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूंगी, और अगर मेरे को प्रूव करना है परपेंडिकुलर तो मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगी। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मिस हो गया था कि अगर हमें प्रूव करने के लिए भी आए तो कैसे कर सकते हैं। पैरेलल के लिए बस ए क्रॉस बी कर दो, आंसर 0 आएगा। परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी कर दो। इस डॉट और क्रॉस तो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फॉर्मूला से, बस ये मैंने एक्सप्लेन किया कि किसमें क्या प्रूव कर सकते हो। अब हम वापस से चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। हमने यहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हम चलते हैं, कुछ हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब आप नीट वाले हो तो प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि जेई वाले तो मैथ्स में भी कर लेंगे, आप लोग को नहीं करना है। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, मतलब 4 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के सेट होते हैं। जैसे ये एक 90 डिग्री है, ये दूसरा 90 है, ये तीसरा 90 और ये चौथा 90। यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 प्लस 90, यहाँ पे 90 आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास 90 में और 90 ऐड करूंगी तो 180 आ जाएगा। 180 में एक और 90 ऐड करा तो 270, और लास्ट में मेरे पास एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया तो 360 डिग्री। यहाँ तक समझ आया सबको क्वाड्रेंट्स क्या है? यस मैम। और हम इन चारों को बोलते हैं ऐसे, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब हम स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं? कॉलेज में जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वाले में आफ्टर लगा हुआ है, वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैम वॉइस गुड इवनिंग मैम। आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और नहीं आ रही है सबको ही? मैम अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। तो अगर मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ तो वहां पे लिखा हुआ है आफ्टर। आफ्टर ए से स्टार्ट होता है तो ए से हो जाएगा ऑल, मतलब उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसिकेंट हो, सिकेंट हो, कोई भी हो, वो सब पॉजिटिव होगी। प्लीज मैम। गुड इवनिंग शीतल, किसी को भी कहीं पे डाउट हो प्लीज पूछ लेना। और स्कूल वाला एस से स्टार्ट होता है, तो एस से हमारे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेन, वो है साइन। अब बताओ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिकेंट। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो 1 अपॉन साइन भी पॉजिटिव होगा, मतलब कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा।
तो सेकंड वाले में बस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कॉस टैन वगैरह सब नेगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, उसमें टी है, टी से हमारे पास होता है टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो थर्ड वाले में बस टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। फिर लास्ट क्वाड्रेंट में गए, वो सी से कॉलेज और सी से ही होता है हमारे पास मेन में कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल अगर हम करें तो सीकेंट आ गया। तो लास्ट वाले में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ए वाले में सारे पॉजिटिव होंगे ना? कौन से वाले में दिव्यांशी? मैम ए आफ्टर वाला। ए वाले में सारे के सारे पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे आप टेबल बनाते हो तो उसमें sin 30 cos 90 कुछ भी आप लेते हो, जीरो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं। वॉइस क्यों नहीं आ रही है? एक सेकंड, नेट पे ठीक है। अब बेटर है? यस यस मैम। मैम। पता नहीं नेटवर्क भी ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब एंगल जा रहा है 0 से 90 के बीच में, मतलब 90 से कुछ तो कम ही होगा, तो हम उसको एंगल को लिख सकते हैं 90 माइनस समथिंग ए, 90 माइनस थीटा जैसे। और 360 अगर आप देखो, अगर मैं उसमें कुछ ऐड करूं तो फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं और 360 प्लस ए भी लिख सकते हैं। इतना समझ आया? यस मैम। अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो वो 90 और 180 के बीच में होता है, मतलब 90 से कुछ ज्यादा और 180 से कुछ वैल्यू कम। ऐसे ही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं तो मतलब 180 से कुछ ज्यादा और 270 से कुछ कम। और फिर लास्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 270 और 360 के बीच में है, तो 270 से तो ज्यादा है पर 360 से कम है। इतना समझ आया सबको? यस मैम। तो अब हम देखते हैं, कर दो। देखो सोनम, हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें था एंगल 0 से 90, मतलब 90 से कुछ ना कुछ कमी होगा, तभी तो 0 से 90 के बीच में। और ये 360 एंगल यहाँ पे आता है इधर, तो अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगी तो भी मैं फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। तो इसका मतलब 90 में से या तो कुछ या 360 में से कुछ ज्यादा, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। अब ऐसे ही जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट है वो मेरा होता है 90 से 180 तक, मतलब 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। अब ऐसे ही मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है 180 से 270, मतलब 180 और 270 के बीच में, इसका मतलब 180 में कुछ ज्यादा और 270 में से कुछ कम। और लास्ट वाला क्वाड्रेंट 270 और 360 के बीच में होता है, तो उसमें आएगा 270 से ज्यादा और 360 से कम। अब क्लियर है सोनम? यस मैम। ठीक। अब देखते हैं मैंने कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 90 और 270 कॉम्प्लीमेंट एंगल बनेगी। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बन रहा है 90 डिग्री 270 डिग्री, ऐसे ही फिर से अगर मैं 270 प्लस 270 कर दूं तो फिर से यहाँ पे कुछ एंगल आ जाएगा। अब आप इससे ये भी समझ सकते हो, यहाँ पे 0 है, ये 90 क्या है, ऑड मल्टीपल, 90 1 जा 90। फिर 180 अगर मैं करूंगी तो ये 92 जा होगी, फिर 270 फिर से 93 जा है। तो अगर कोई भी ऑड मल्टीपल है 90 का, 91 जा 93 जा 95 जा, वो सारे इसी लाइन पे होंगे और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, मैं पूछूंगी साइन तो वो मेरे को देगा कॉस, अगर मैं टैन पूछूंगी तो वो कॉट देगा, और कॉसिकेंट पूछूंगी और तो सीकेंट देगा। और उल्टा भी पॉसिबल है कि मैं सीकेंट पूछ रही हूँ तो कॉसिकेंट देगा, कॉट पूछ रही हूँ तो टैन देगा, कॉस पूछ रही हूँ तो साइन देगा। इतना समझ आया? यस मैम। अभी मैं कन्वर्जन के फॉर्मूले बताऊंगी तो उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव है, तो अगर मैं साइन में कुछ भी ऐड करूं कि साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, तो पहले सबसे पहले देखना ये एंगल कहाँ पे आ रहा है।
जैसे 360 प्लस थीटा आता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आपको ये चेक करना है क्या ये 360 कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल है या नहीं है। अगर नहीं है तो साइन का आंसर साइन में ही आएगा। उसके बाद जैसे ही आपको ये पता चल गया कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर साइन के लिए पॉजिटिव होगा, तो राइट साइड में आ गया पॉजिटिव साइन थीटा। ऐसे हमने कॉस के लिए निकाला और टैन के लिए निकाला, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 डिग्री जैसे ही आ गया वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैंने पूछा था साइन, मेरे को आंसर मिला है कॉस में। फिर साइन तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव कॉस थीटा है। नेक्स्ट में मैंने लिया कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का आंसर मेरे को मिलेगा साइन में, और कॉस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव साइन थीटा आ रहा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 में कुछ कम या 90 में कुछ ज्यादा। तो अगर मैंने फिर से देखा साइन के साथ लगा हुआ है 180 माइनस थीटा, तो 180 तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, मतलब साइन का आंसर मेरे को साइन में ही मिलेगा। दूसरी चीज, ये 180 माइनस थीटा आता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट, और यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे आंसर भी पॉजिटिव हो गया। पर उससे नीचे वाला देखूं मैं तो कॉस का आंसर कॉस में तो मिला, पर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आया। ऐसे ही टैन भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा। अब जैसे ही 90 डिग्री आया मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ चुका है, तो आंसर साइन का मेरे को मिलेगा कॉस में। फिर हमें चेक करना है जिससे स्टार्ट किया था कि साइन क्या इस जगह पे पॉजिटिव है, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड वाला क्वाड्रेंट, और वहां पे साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर आया पॉजिटिव कॉस थीटा। फिर अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस के साथ साइन तो आ गया, पर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आंसर आया है माइनस साइन थीटा। ये समझ आया सबको? यस यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर यहाँ पे होता है tan 90 प्लस थीटा तो आंसर क्या मिलता? बोलो, सोचो। माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा, करेक्ट। 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सबसे पहले कॉट थीटा लगा दो। फिर देखो ये 90 प्लस थीटा कहाँ पे आ रहा है, ये तो सेकंड वाले उसमें आ रहा है, और सेकंड वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, टैन भी नेगेटिव हो जाएगा तो इसका आंसर भी नेगेटिव है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हम फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैंने साइन के साथ लगाया है 180 प्लस थीटा तो आंसर साइन का साइन में ही मिलेगा, पर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आंसर माइनस में। ऐसे ही कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा। पर अगर मैंने टैन के साथ लगाया 180 प्लस थीटा तो पॉजिटिव टैन थीटा मिल रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैंजेंट पॉजिटिव हो गया है। अब यहीं पे मैं हल्का सा चेंज कर देती हूँ। अगर क्वेश्चन होता साइन 270 माइनस थीटा तो क्या मिलता? पहले सोचो 270 कौन सा एंगल है, तो साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव, तो मेरे को आंसर में मिलेगा माइनस कॉस थीटा। अब वापस से चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, तो अगर साइन की वैल्यू देखूं 360 में से सब्ट्रैक्ट करके तो साइन तो मिल रहा है, पर क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आएगा। पर वहीं अगर कॉस के साथ करूं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और टैन के साथ करूंगी अगर मैं तो आंसर वापस से नेगेटिव आ गया।
क्लियर हो गए सारे कन्वर्जन? यस मैम। तो अगर मान लो जैसे आपको वहां पे क्वेश्चन था एक असाइनमेंट में कि हमारे पास आ रहा था cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई ये तो माइनस ऑफ cos 60 है। अब ये कौन से केस में, आप खुद ही देखो, सिर्फ इस वाले केस में कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लूं, मतलब cos 180 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे को आंसर नेगेटिव में मिलता है। ठीक है, क्लियर है सबको कैसे यूज करना है ये? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सारे फिजिक्स में यूज नहीं होते हैं, मोस्टली ये वाला यूज होगा और ये वाला यूज हो जाएगा कभी कभी, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड काफी कम यूज होगी। तो इनका फॉर्मूला समझते हैं, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। तो इनका फॉर्मूला क्या है, जब ऊपर माइनस है, यहाँ ध्यान से देखो, अगर लेफ्ट साइड में ऊपर माइनस है साइन वाले में, तो राइट साइड में भी ऊपर माइनस है। वहीं अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे समझना, आपको साइन कंपेयर करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। दूसरी चीज, कभी भी अगर आपके पास आए ये साइन 45 + 30, तो आप कभी भी इसको इसके इक्वल मत करना। आप एंगल को कभी भी ऐसे निकाल के अलग अलग नहीं कर सकते हो, कॉमन नहीं ले सकते हो, वो पूरा का पूरा साइन के साथ जुड़ा हुआ है, आप ऐसे दो पार्ट्स में से ब्रेक नहीं करोगे। उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, चलो सबसे ऊपर लिखा हुआ है साइन A + B का। तो अगर मान लें कि 45 हमारा A है और 30 हमारा B है, तो साइन 45 + 30 की जगह आ जाएगा हमारे पास आएगा, यहाँ पे आ गया साइन 45 साइन A की जगह, फिर cos 30 सेकेंड वाली टर्म आ गई, और क्योंकि प्लस कर रहे थे तो यहाँ पे भी प्लस लगाया हमने, और उसके बाद मैं लिखूंगी यहाँ पे साइन के साथ 30 और कॉस के साथ 45। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, कभी भी इन ब्रैकेट्स को मत खोलना, आप लोग के डेली यूज में नहीं आएगा इतना ट्रिग्नोमेट्री, बट प्लीज ये पॉइंट याद रखना, आप ब्रैकेट्स नहीं ओपन कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लाई। 45 में लगेगा ब्रैकेट? क्या बोल रहे हो मैम कॉस में 45 में नहीं लगेगा ब्रैकेट? अरे वो ब्रैकेट तो मैंने वैसे ही लगा दिया था, इसका मतलब कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ वो आपकी मर्जी, सब में भी लगा सकते हो और किसी में भी नहीं लगा सकते, आपकी मर्जी है। उसका मतलब है कॉस के साथ जुड़ा हुआ है 45, साइन के साथ जुड़ा हुआ है 30। ठीक है, अब कॉस वाले फॉर्मूले में और साइन वाले फॉर्मूले में हल्का सा डिफरेंस है। जब आप कॉस का करते हो तो कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन साइन के साथ, पर साइन वाले में एक कॉस की टर्म है, एक साइन की, एक कॉस की, एक साइन की। दूसरी चीज, साइन वाली में जब लेफ्ट साइड, मतलब जैसे हम 45 + 30 कर रहे थे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा था, वहां पे अगर आप 45 - 30 करोगे तो ऊपर भी माइनस हो जाएगा, पर कॉस में उल्टा होता है, अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप प्लस करोगे, और प्लस कर रहे हो तो आप माइनस लगाओगे। फिर ऐसे ही टैन के लिए फॉर्मूला है कि अगर टैन A + B हो तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस में माइनस होगा कि प्लस? माइनस होगा। देखो अगर कॉस यहाँ पे लिखती में, जैसे अगर यहाँ पे कॉस में मैं लगा रही हूँ A + B, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड में माइनस, जो बीच वाला साइन है, मैं लिख के बता देती हूँ। cos 45 + 30, तो राइट साइड में cos 45 cos 30, और यहाँ बीच में माइनस आता है। ठीक है, और वैसे ही अगर यहाँ पे माइनस आएगा 45 - 30, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब क्लियर है सबको? यस मैम। अब tan का फॉर्मूला बता रहे थे, अगर tan 45 + 30 है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लिखेंगे ऊपर tan 45 + tan 30। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोट करने को, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर भी ऊपर प्लस आ रहा है, पर डिनोमिनेटर में
माइनस आ जाता है ऐसे 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। और वहीं अगर ऊपर नेगेटिव है तो राइट साइड में भी ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्मूला समझ आ गया कैसे वैल्यूज पुट करनी है? यस मैम। ठीक है, या बस फॉर्मूला याद कर लेना, ज्यादा यूज नहीं होगा। फिर जैसे आपको तब, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मोस्टली यूज होगा, ये वाला और उसके नीचे वाला, तो जब भी आपको कन्वर्जन होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आया कहाँ से, आपको पता होगा। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए। अब ये आया कहाँ से? अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में जिसमें साइन ए प्लस बी है, अगर मैं इस बी को भी ए बना दूं तो आप खुद देखो लेफ्ट साइड में बच गया साइन ए प्लस ए, वो लिख दिया साइन 2a, और दोनों टर्म अब सेम हो जाएंगी राइट साइड वाली, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। इसीलिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है साइन 80 तो मैं उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ ऐसे 2 साइन 40 कॉस 40। क्लियर हो गया ये? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही अगर मेरे को कॉस के किसी एंगल को दो पार्ट में ब्रेक करना है तो उसका फॉर्मूला होगा cos 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको मैं फिर से लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं tan के सेम एंगल का फॉर्मूला बनाऊं कि इसी में a की जगह b की जगह भी a आ रहा है, तो राइट साइड में आ जाएगा 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्लियर है सबको फॉर्मूला? प्लीज 4-5 स्टूडेंट्स ही बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बता दो, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। आप लोग ही बोल रहे हो, मैं बाकी लोगों से पूछ रही हूँ। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। आरुषि, अनमोल, नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ये फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, पर हमने कोशिश करा है कि सारे टॉपिक्स हम कवर कर सके। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? जैसे वेलोसिटी क्या होती है बताओ? टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, ये होता है। ठीक है, कि डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम। अब डिफरेंशिएशन भी या डेरिवेटिव आप इसे बोल सकते हो, ये क्या करता है? ये जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है x1 और यहाँ पे वैल्यू है x2, और इसी के करस्पॉन्डिंग जब x मेरा x1 था तो y मेरा है y1, ऐसे ही जब x2 हो गया तो y की वैल्यू हो गई y2। मतलब अगर मैं x को चेंज कर रही हूं तो y भी चेंज हो रहा है। अब हम डिफरेंशिएशन में क्या देखते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा x को बदलूं तो y कितना बदलेगा। ये बात समझ आई? यस मैम। तो हम देखते हैं चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, कि एक के बदलने से दूसरी चीज कितनी बदल रही है। तो डिफरेंशिएशन की जगह हम इसे बोल सकते हैं डेरिवेटिव भी। जैसे वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज को लिखते कैसे हैं? जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास है x2 माइनस x1, मतलब फाइनल डिस्टेंस अपॉन माइनस इनिशियल डिस्टेंस, और यहाँ पे चेंज हो रहा है x, तो मैं उसके साथ लगा सकती हूँ dx। इस d का मतलब ही चेंज है, कि चेंज ऑफ x। क्लियर है सबको? यस मैम। ऐसे ही अगर dt लग जाए तो मतलब चेंज ऑफ t वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे अगर टाइम है तो टाइम होगा, अगर t से टेंशन है तो टेंशन हो जाएगी। अब इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? ये वाला। अब पहले इसमें लेफ्ट साइड समझो क्या है। लेफ्ट साइड कहना चाह रही है चेंज ऑफ x की पावर n, कि मेरे पास कोई चीज x की पावर n, वो कैसे चेंज होगा जब थोड़ा सा x चेंज कर रही है। चेंज ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। समझ आया कि वो टर्म क्या कह रही है? यस मैम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में होता क्या है, यहाँ पे कितनी भी पावर हो वो पावर क्या होगी? सामने आ जाएगी,
और x की पावर एक डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है x की पावर 3, तो हमारे पास अगर इसका डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिखूंगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और ये जो 3 माइनस तो 3 आगे आ गया, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब 3 माइनस 1। तो आपको 3 माइनस 1 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 3x स्क्वायर। क्लियर है सबको कैसे किया है डेरिवेटिव? यस मैम। यस मैम। अब एक और तरीका है लिखने का डेरिवेटिव कि बार बार ये ना लिखना पड़े। अगर कभी ये पूछा हुआ है एक्स क्यूब और ऊपर एक डैश बनाया हुआ है, तो इस डैश का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है, और वो बता देगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, कि एक्स के हिसाब से, टी के हिसाब से, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ टी क्यूब और इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका भी सेम ही फॉर्मूला होगा, कुछ अलग नहीं होगा, बस हमने एक्स की जगह टी कर दिया है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर x की पावर 2 है तो ये 2 सामने आ गया, और 2 माइनस 1 मेरे पास 2x रेज़ टू पावर 1 रह गई। अब अगर ये क्लियर है तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ x की पावर -2, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? मैम कितना होगा? मैम माइनस 2x रेज़ टू पावर 3 2x minus 3। x की 2x पावर, x की पावर क्या? मैम 2 दिव्यांशी कह रही है 2, 3 कौन कह रहा है? -3। -3 बिल्कुल करेक्ट आरुषि। देखो यहाँ पे -2 है, तो -2 सामने आ गया, और x की पावर एक डिक्रीज होगी, मतलब -2 पहले से था, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो ये -2 और x की पावर -3। क्लियर है दिव्यांशी, कैसे आया ये? अब इसके बाद हमारे पास आता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। तो मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे पास 2 है एक नंबर, और अब मैं बोल रही हूँ कि अब मेरे पास टाइम हो रहा है 1 मिनट, तब y की वैल्यू 2 है, तो अगर 4 मिनट होगा तो ये 2 कैसे बदलेगा? क्या 2 का मतलब बदल सकता है? 2 तो 2 ही रहेगा ना? या यस 2 मैम। 2 का 2.1 हो जाएगा? नो मैम। नो मैम। 2 की वैल्यू फिक्स है कि वो 2 ही रहेगी। तो ऐसे ही जिनकी वैल्यू फिक्स है मतलब वो चेंज ही नहीं होते, चाहे टाइम चेंज कर लो, डिस्टेंस चेंज कर लो, या कुछ भी चेंज कर लो, तो जब भी हम उनकी चेंज की बात करते हैं तो डेरिवेटिव 0 आता है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। अभी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है नंबर हो, या हो सकता है वो लिख दे a और वो मेंशन करें a क्या है, कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसके पीछे रीजन भी देखते हैं। रीजन क्या है, जब 4 लिया है हमने, तो 4 का मतलब क्या है, उसके साथ x की पावर 0 लिख सकती हूँ, x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। अब जैसे ही इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये 0 सामने आ सकता है, तो मेरे पास आ गया 0 पावर आगे, और x की पावर एक डिक्रीज होगी, मतलब 0 माइनस 1। अब जब पावर कुछ भी हो रही हो, ये 0 तो मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, चाहे कितना ही बड़ा। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन है उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, मतलब ऐसे 2 इंटू एक्स क्यूब, तो हम क्या, और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम इस कांस्टेंट को, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। हमने इसको बाहर निकाला और अंदर जो चीज बन गई है एक्स क्यूब, बस उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर से आएगा 3, और एक्स की पावर क्या आएगी, 2। एक्स की पावर 2 आएगी। अब याद रखना नंबर्स हमेशा नॉर्मली मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। क्लियर है सबको कि कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं अगर उसके साथ कोई और चीज मल्टीप्लाइड है?
जैसे यहाँ पे लिया है हमने 3x⁴, तो हमने इस 3 को बाहर निकाल लिया, ये x⁴ थी, तो ये 4 को आगे ले आए हम, और पावर एक डिक्रीज हो गई, तो पावर हो गई 3। 3 × 4 × x³, और 3 × 4 से आ गया 12x³। क्लियर है ये सबको? यस Yes. तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास दो चीजें हैं और वो ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को निकालना है डेरिवेटिव ऑफ x² + 3x, इसका डेरिवेटिव, तो हम लोग इनका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है आप दोनों का साथ में निकालो, या कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। आप एक बार इस x² का निकाल सकते हो और दूसरी बार उस 3x का, और बस उन डेरिवेटिव्स को ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, बताओ? 2x 2x। और सेकंड वाली टर्म का याद रखो, dx/dx क्या हो जाएगा? ये कट सकता है ना एक तरीके से, आप देख सकते हो ऊपर नीचे से, मैं तो ये आंसर 1 हो गया। तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा 3 × 1। बोलो कृष्णा, कोई डाउट पूछ रहा था? नो मैम। ठीक है। वही अगर मैं इनका ऐड करते हुए करूं तो वो भी कर सकती हूँ कि ठीक है मैं दोनों को साथ में लेके करती हूँ। तो पहली वाली एक टर्म का डेरिवेटिव कर दिया 2x और दूसरी वाले का 3। आंसर दोनों ही तरीकों से सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिया है x⁵ × 5 × 3 + 4x⁴। फिर हमने उन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, तो फर्स्ट वाली टर्म से 5 आगे आ गया और एक पावर डिक्रीज हो गई, तो 5 की जगह 4 आ गई। वही सेकंड वाले में 4 थी पावर, तो 4 को आगे ले आए और एक पावर डिक्रीज होके 3 बन गया, और जो आगे नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 3 = 15, 4 × 4 = 16। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. अब आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ मैं, ये वाला ट्राई करो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा। एक सेकेंड। इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। ये मैं फिर से लिख देती हूँ। हाँ नहीं, ठीक हो गया। 2x⁻² - 2 + 7x⁻²। मेरे को पहले फर्स्ट टर्म का बताओ, फिर सेकंड टर्म का बताओ। -20x - 11। करेक्ट। आरुषि ने बोला है फर्स्ट टर्म का आएगा -20, क्योंकि ये -10 आगे आ गया तो -20 हो गया, और x की पावर एक और डिक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड टर्म कौन बताएगा? -14 -14 x⁻³ -3 करेक्ट। इस वाले से ये -2 सामने आ गया, तो हो गया -14 और x की पावर -3, और फिर लास्ट में आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास है प्रोडक्ट। ओके, तो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कोई चेंज नहीं होता है किसी भी चीज में, पर प्रोडक्ट रूल क्या है? जब हमारे पास दो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है, तब डेरिवेटिव कैसे करेंगे? कि अगर मेरे पास है एक टर्म, जैसे मैं अभी अलग अलग टर्म्स ले लेती हूँ, u और v, ऐसे दो टर्म्स थी, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इन दोनों का ही डेरिवेटिव लेना है मेरे को x से। तो मैं क्या करूंगी, एक एक करके लूंगा। पहले जैसे मैंने u को कांस्टेंट रखा और v वाले का ले लिया डेरिवेटिव। दूसरी बारी में मैं क्या करूंगी, v को बाहर रखूंगी और u का डेरिवेटिव ले लूंगी। अब मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ छोटा सा।
मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वेयर और दूसरी टर्म है एक्स प्लस 1 और इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है। तो एक बारी में एक्स स्क्वेयर को मैंने बाहर रखा और सिर्फ एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वेयर नॉर्मली मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरी बारी में मैंने एक्स प्लस 1 को बाहर रखा और किसका डेरिवेटिव करा, एक्स स्क्वेयर का। तो अब बताओ मेरे को इस टर्म से क्या आएगा डेरिवेटिव जो लेफ्ट साइड में है, सोच के बताओ क्या आएगा। एक्स स्क्वेयर 1 + 1। एक्स स्क्वेयर 1 + 1 कैसे आया रिया, 1 का डेरिवेटिव, 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, 1 तो 1 ही रहेगा जब तक कि उसमें x नहीं है, आप डेरिवेटिव उसका 0 ही लोगे। तो जैसे यहाँ पे है d/dx ऑफ x + 1, तो पहली वाली टर्म है dx/dx, दूसरी वाली टर्म है 1 का चेंज। अब 1 तो कभी चेंज होगा ही नहीं, मतलब ये टर्म 0 हो गई और इस टर्म से आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है रिया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ इसमें राइट साइड वाली टर्म में क्या आएगा डेरिवेटिव, 2x। और करेक्ट, अब क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो कि इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, हमारे पास दो टर्म है 3 - x² और x + 4। एक बार 3 - x² को कांस्टेंट रखा और जब x + 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 वाला तो 0 हो गया और x वाले से फिर से 1 आ गया। फिर हमने x + 4 को कांस्टेंट रखा है और जो इसका डेरिवेटिव करा है 3 - x² का, 3 वाले से 0 आ गया, -x² से आ गया -2x। अब हमने बस नॉर्मल मल्टीप्लाई किया और आंसर लिख दिया। सबको समझ आया क्या किया है? मैम इसको रिपीट करना। देखो हमने यहाँ पे दो चीजें ली थी मल्टीप्लिकेशन में, तो एक बार एक का डेरिवेटिव लेंगे, एक बार दूसरे का। जब हमने 3 - x² को कांस्टेंट रखा तो x + 4 का जब डेरिवेटिव लेंगे, जैसे ऊपर एग्जांपल में था x + 1 का, तो 1 वाले का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे 4 वाले का 0 हो गया और dx/dx से आ गया 1, तो यहाँ पे 1 यहाँ से आया। फिर सेकेंड टर्म में हमने x + 4 को कांस्टेंट रखा और जो साथ में दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी 3 - x², उसका डेरिवेटिव किया। अब 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 और -x² का आ गया -2x। फिर बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करिए। क्लियर है? और यस मैम। अब इसके लिए यहाँ पे एक और रूल है, मैं ये इरेज कर देती हूँ एक सेकेंड। हमारे पास अगर ज्यादा फंक्शन भी हो, कि मान लो यहाँ पे तो 2 ही लिए हैं, 10 हो 15 हो कितने भी हो, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिए हैं f/g/h, तो एक बार f का डेरिवेटिव किया, बाकी दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई, दूसरी बार g का डेरिवेटिव किया, बाकी दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई, और थर्ड टाइम में h का डेरिवेटिव किया और बाकी दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई करा। क्लियर है सबको? यस मैम। तो अगर 10 चीजें होंगी तो हमारे पास हम एक का डेरिवेटिव करेंगे और बाकी 9 चीजों को नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाला मुश्किल रूल है थोड़ा, क्वेश्चन रूल। ये क्या करता है, डिवाइड में बताता है कि अगर हमारे पास टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो कैसे करना है डेरिवेटिव। तो उसका फॉर्मूला समझो पहले। अगर मेरे पास दो टर्म है d/dx और u/v, तो इसको याद रखना प्लीज। सबसे पहले न्यूमरेटर वाले का करना है, मतलब u था न्यूमरेटर, तो पहले u का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर वाले को नॉर्मल मल्टीप्लाई किया v। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर वाले को नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों के बीच में लग जाता है एक माइनस साइन, और फिर जो डिनोमिनेटर में जो भी था, जैसे यहाँ पे v लिया है मैंने, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला समझ आया? फॉर्मूला में है क्या? यस मैम।
यस मैम। ऊपर एक एक करके डेरिवेटिव लिया, न्यूमरेटर वाला पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में कोई डेरिवेटिव नहीं है, बस स्क्वायर है। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल लिया है 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो न्यूमरेटर था 3x, तो 3x का डेरिवेटिव आ गया 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज रखा हुआ है जो डिनोमिनेटर में था। फिर दूसरी बारी में 3x को एज इट इज रखा हुआ है और इसका डेरिवेटिव किया है। इसके डेरिवेटिव से आएगा हमारे पास 2x, सिर्फ वो टर्म लिख दी, उनको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। और डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो उसका स्क्वायर रखा हुआ है। अब ये गलती बिल्कुल मत करना जैसे राइट साइड में शो हो रखा है कि हम लोग ऊपर का डेरिवेटिव अलग कर दे और नीचे का डेरिवेटिव अलग। आप खुद ही देखो ये दोनों आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक ही तरह है डिवाइड, एक ही रूल है डिवाइड वाले उनको करना, एक क्वेश्चन रूल लगा के ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा जो राइट साइड में शो है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन डेरिवेटिव्स हैं, ये आपको हेल्प करेगा अगर आप ये याद रखो तो। अगर मैं साइन का चेंज देखूं, चेंज ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का बन जाता है कॉस एक्स, कॉस वाले का बन जाता है माइनस साइन, टैन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड का सीकेंड एक्स टैन एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट एक्स। अब याद रखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में ना टैन और सीकेंड, जैसे आप लिखते हो फॉर्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स? बताओ, ये तो पहले पढ़ा हुआ फॉर्मूला है। 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब क्योंकि इसमें भी टैन और सीकेंड भाई भाई है तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री के ये जो दोनों हैं ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में भी। टैन के साथ आंसर सीकेंड आया, सीकेंड वाले में आंसर में सीकेंड और टैन में। ऐसे ही कॉट और कॉसिकेंड साथ रहते हैं, और टैन के सारे आंसर पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पर कॉट वाला ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मेरे पास है log x और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन x। ऐसे ही अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल है मतलब e की पावर x, उसका डेरिवेटिव एज इट इज मिलता है। मतलब अगर मेरे पास है d बाई डी एक्स ऑफ 4 e की पावर x, ये 4 था और उसके ऊपर e की पावर x लगा हुआ था, तो मैं इस 4 को बाहर ले लूंगी और अंदर क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, वो मेरे को सिर्फ ये दे देगा एज इट इज। क्लियर है सारे फॉर्मूले? यस मैम। यस। ओके। ऊपर वाले में जो भी टर्म होगी उसके ऊपर 1 लग जाएगा, 1/। कौन से वाला? 1 अपॉन वाला? यस मैम। अगर वहां पे मतलब ये है कि डेरिवेटिव निकालो आप 2 ln x का, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो 2 को तो आप बाहर ले सकते हो और log x का आ गया 1 अपॉन x, तो हो जाएगा 2 अपॉन x। क्लियर है? यस मैम। ठीक। अब यहाँ पे है वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो अब बताओ y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t? बताओ y का डेरिवेटिव, बताओ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव? आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, डी बाय कितना हो जाएगा राहुल? तमन्ना? मैम डी बाय देखो हमारे पास है y इक्वल टू टी स्क्वेयर, हमें करना है डेरिवेट मतलब टाइम डी के उसमें, मतलब राइट। हाँ
राइट साइड में जो भी है उसको टाइम के उसमें कर दो, तो मेरे पास आ गया 2t। क्लियर है? बस इतना याद रखो, राइट साइड में जो है उसका भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड वाले का भी कर दो, तो आपको बस y का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब दूसरी चीज, ये तो y का डेरिवेटिव आया। अब लास्ट क्लास में मैंने फंक्शंस बताए थे, तो मैं अगर ये लिखा है मैंने y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मतलब ये लिख सकती हूँ ना मैं y इक्वल्स टू y इज अ फंक्शन ऑफ t, लिख सकती हूँ मैं। यस मैम। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू t की फॉर्म में होती है टी स्क्वायर। अब t 2 होगा तो वैल्यू 2 की पावर 2 हो गई, 3 होगा तो 3 की पावर 2 होगी, ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे जब लिखा हुआ है y डैश इक्वल्स टू 2t, मतलब y डैश भी फंक्शन है t का, और उसकी वैल्यू आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय t से। अब वो बोलेगा इस डेरिवेटिव को निकालो और वैल्यू फाइंड करो एट 2, मतलब जब t की वैल्यू 2 होगी। तो जहां जहां पे ये t होगा ना, वहां वहां पे आपको 2 लगाना है। तो यहाँ पे जैसे एक ही जगह t है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 4 आएगा। तो वो आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे मैंने अभी पूरा वर्डिंग्स में बोला है, वो बोलेंगे फाइंड y डैश 4, मतलब पहले उसका डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव जिस भी चीज का निकालोगे, जैसे यहाँ पे t का निकाला है, उस t की जगह आपको 4 लगाना है। अब जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर क्या हो जाएगा, y डैश एट 4 मैम 8। 8 हो मैम जाएगा। 8। करेक्ट, 2t था, आपने t की जगह 4 लगाओगे तो 8 हो जाएगा। समझ आया सबको कि वैल्यू कैसे फाइंड करनी है डेरिवेटिव में? यस मैम। पहले डेरिवेटिव फाइंड करो, और जो भी वेरिएबल है, x है, t है, कुछ भी है, उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, उसमें दो चीजें मल्टीप्लाई में थी, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल से हमने पूरा सॉल्व करा, तो हमारे पास लास्ट में ये टर्म आ गई। पर उसने एक्चुअली में पूछा क्या था, h डैश एट 1, मतलब h जो फंक्शन था x का, उसका डेरिवेटिव निकालो और x की जगह फिर 1 को डालो। तो इस इक्वेशन में जो सेकंड लास्ट लिखी हुई है, उसमें सारी जगह आपको x की जगह 1 लगाना है। जैसे यहाँ पे 70 इंटू 1 की पावर 4, 1 की पावर 2 और खाली 1 लगा दिया, और उससे हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये ऊपर 30 कहाँ से आया? कहाँ पे? मैम ये h x ब्रैकेट में आके 30। इस लाइन में यस मैम। ये 5 इंटू 6 करना ना, 30x स्क्वायर, और मैम 14 इंटू 2 तो 28। 14 इंटू 2 28, यहाँ से आया। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या ना, ये सारी टर्म्स तो फिर मल्टीप्लाई। यस मैम। क्लियर है दिव्यांशी? यस मैम। अब देखो चेन रूल, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम कर रहे थे एक ही फंक्शन, अब एक के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ होता है यहाँ पे, कि मैं ऐसे लिखूंगी, साइन भी लगा दिया मैंने, और अंदर x की पावर n भी है, तो पहले साइन का करेंगे और फिर अंदर वाले का करेंगे। मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f, वो g से बना हुआ है और फिर g x से बना हुआ है। जैसे यहाँ साइन ऊपर जो मैंने लिया वो x की पावर n से बना हुआ है, और x की पावर n सिर्फ x से बना हुआ है। तो हम एक एक करके इन सबका डेरिवेटिव करते हैं, पहले बाहर वाले का, आउटर फंक्शन का, उसके बाद इनर फंक्शन का। अभी एग्जांपल लूंगी तो क्लियर होगा। जैसे अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है और उसकी पावर n है, तो मैं इस फंक्शन को भी टच नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन को इग्नोर करके ये ऊपर की पावर n जब लगती है उसका सॉल्व करते हैं। तो उसके हिसाब से n बाहर आ गया और n माइनस 1 हो गया। पर क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ x की पावर n का था, पर यहाँ पे x की पावर n नहीं है, f x की पावर n है, तो साथ में जो भी चेंज हुआ, जहां जहां x आना था वहां पे कुछ भी चेंज हुआ, तो उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा साथ में मल्टीप्लाई में।
एक चेन चलती जाएगी, एक के अंदर एक के अंदर एक है, तो एक के बाद दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे के बाद तीसरा डेरिवेटिव, और वो सारे मल्टीप्लाई होंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f, उसके अंदर है g, तो पहले f का करोगे डेरिवेटिव बाहर वाले का, और फिर अंदर वाले का करोगे। थोड़ा थोड़ा समझ आया? यस मैम। थोड़ा थोड़ा यस मैम। अभी एग्जांपल्स लूंगी तो क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर जैसे मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके अंदर एक एंगल है, तो मेन चीज क्या है बाहर? ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले इस ट्रिग्नोमेट्री वाले का डेरिवेटिव करेंगे। एंगल मत बदलना कभी भी, एंगल वही रहता है जो पहले है, बाद में जो कुछ भी है, तो वही करा हमने, ट्रिग्नोमेट्री वाले का डेरिवेटिव किया। उसके बाद जो अंदर वाला एंगल था उसका अलग से डेरिवेटिव करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, उससे पहले देख लेते हैं कुछ कॉमन रेट ऑफ चेंज। जैसे स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन को लिखते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं यहाँ लिखती जाती हूँ इसमें, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, इसको dw अपॉन dt, और काउंट्स पर सेकंड मतलब नंबर ऑफ काउंट्स पर यूनिट टाइम, कि कितने काउंटिंग बदल रही है टाइम के साथ। ठीक है, अब ये कुछ चेन रूल के ही हमने एग्जांपल लिए। जैसे हमारे पास बाहर लगा हुआ है कॉस, तो अंदर वाले को भी इग्नोर कर दो, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस लगा हुआ है बाहर क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। और ध्यान से देखो एंगल अभी भी 5x है, एंगल को चेंज नहीं किया। उसके बाद जो अंदर एंगल था 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? बताओ 5x का डेरिवेटिव बताओ। 1 x का डेरिवेटिव है, साथ में 5 मल्टीप्लाई में है 5 तो 5 आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। हमने जो एंगल था 5x उसका डेरिवेटिव किया और देखो साथ में उसको मल्टीप्लाई किया। अब एक और चीज, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में मत मल्टीप्लाई करना, वो एंगल आप ऐसे नहीं बदल सकते हो, ये एक नंबर है, तो ये नंबर बस आगे की साइड लग जाता है, तो हमारे पास आएगा -5 और sin 5x एज इट इज। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले बाहर देखा, बाहर कौन सा फंक्शन है यहाँ पे? सेकंड सेकेंड का डेरिवेटिव होगा सेकेंड एक्स tan x। एंगल फिर से चेंज नहीं करा है, वही है जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा है। अब एंगल क्या था? 4x क्यूब, तो साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना था। 4x क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो 4 एज इट इज, ये 3 सामने आ जाएगा और x की पावर 2, तो 12x स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 12x स्क्वायर, और क्योंकि ये नंबर है तो हम उसे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं और ये आंसर खत्म। क्लियर है ये दोनों? यस मैम। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमने लंबा लिया है। अब सबसे मेन फंक्शन कौन सा है बाहर वाला? फंक्शन है यहाँ पे बाहर कॉट वाला फंक्शन है, तो कॉट का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स आता है, हमने वो सब लिख दिया। पर फिर से इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे जो है 2 + 5x + 3x स्क्वायर, तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा पहले तो ये बताओ। 2 का डेरिवेटिव 0, 5x का डेरिवेटिव 5, नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या बोल रहे हो दिव्यांशी? 6x करेक्ट। ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6x। तो अगर आप फिर से नीचे देखो तो यही 5 + 6x को हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है और बाकी टर्म एज इट इज है। क्लियर है ये तीनों एग्जांपल्स?
यस मैम। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के अंदर एंगल है, तो आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आप ट्राई करना घर पे जाके, मैं शेयर कर दूंगी और बाद में इनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो प्लीज डायरेक्ट मत देखना, आप पहले ट्राई करना नहीं। अब हम लोग इंटीग्रेशन पे चलते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन से पहले ना मैं आपको एक मुश्किल एग्जांपल करा देती हूँ डेरिवेटिव का। अगर मेरे पास होता साइन और x की पावर cos x, ये ठीक है, आप लोग को कोई नहीं कराएगा क्योंकि मैथ्स नहीं है, बट मैं फिर भी करवा देखते हैं अगर आप ट्राई कर सको। तो सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन है? साइन। साइन। तो मैं क्या लिखूं साइन का डेरिवेटिव? कोस। कॉस। और कॉस के साथ एंगल क्या लगाऊं? ये पूरा का पूरा एंगल है, यस मैम। तो एज इट इज ये लगा देती हूँ x की पावर cos x। अब ये तो हो गया, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यस मैम। मतलब x की पावर cos x का डेरिवेटिव, x की पावर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n-1। n-1 पावर हो जाती है और ये n बाहर आ जाता है। अब इसी को देखकर बताओ यहाँ पे क्या होएगा? n क्या है यहाँ पे? कोस cos x। तो सामने लिख दो, तो ये वाली टर्म एज इट इज cos x, और x की पावर क्या होगी? -1। खाली -1। cos x -1। cos x minus करेक्ट। यस। अब क्या यहाँ पे खत्म कर दूं या अंदर कुछ और भी रह गया? रह गया है। कौन सा रह मैम गया? x। x का तो आपने कर दिया, पावर n का कर दिया। अब वो पावर जो थी वो तो अलग थी ना यहाँ पे, यस मैम। तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या, किसका डेरिवेटिव लूंगी अब यहाँ पे मैं? बताओ सोच के, कौन सी चीज? cos x। cos x का लोगे, करेक्ट। तो जब मेरे पास फाइनल आंसर होगा तो हो जाएगा आपके पास cos इंटू x की पावर cos x, ये फिर फर्स्ट टर्म थी। सेकेंड टर्म आ रही थी cos x पावर थी, वो आगे कर दी, और x की पावर एक डिक्रीज हो गई। उसके बाद x की पावर क्या थी? cos x थी, तो उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव करके आ गया माइनस साइन x। मतलब हमने देखा हमारे पास सबसे पहले बाहर था साइन, उसका करा, उसके बाद अंदर था x की पावर n, उसका कर दिया, फिर हमारे पास पावर क्या थी? cos x, उसका कर दिया, और उन सबके डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई करते गई। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर ये समझ आ गया तो आप इजीली ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इनमें किसी में भी चेन रूल नहीं लगेगी, तो इजीली ट्राई हो जाएगा। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन का मतलब है, जैसे डेरिवेटिव में हम चेंज देखते थे, इंटीग्रेशन में हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बड़ी चीज बनाते हैं, कि मैं इतनी सी चीज की वैल्यू लूंगी, उसको जोड़ती जाऊंगी जोड़ती जाऊंगी जोड़ती जाऊंगी, तो मेरे को एक इतनी बड़ी चीज की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हम स्मॉल पार्ट से स्टार्ट करके बड़े पार्ट पे पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पे एक कर्व है मेरे पास, ये ऊपर पिंक कलर का जो बना हुआ है, उसमें अगर मैं छोटे छोटे एरिया जोड़ूं कि इतनी जगह का एरिया, इतनी जगह का एरिया, इतनी जगह का एरिया, तो मेरे को पूरी जगह का एरिया मिल जाएगा। इतना समझ आया? यस मैम। इस एरिया का, जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक रेक्टेंगल लूं तो उसमें ब्रेड्थ तो है मेरी चेंज ऑफ ये कि x कितना चेंज हो रहा है, मतलब dx, और लेंथ क्या है मेरी? ये f बना हुआ है y एक्सिस पे, तो f हो गया। तो अगर मेरे को एरिया निकालना है एक रेक्टेंगल का, तो मैं लिख सकती हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, जो हो जाएगी fx इंटू dx। इतना समझ आया? यस मैम। ठीक है।
अब दूसरी चीज, जब हमारे पास बहुत सारी, अच्छा इसका मतलब पता है आप लोगों को ये क्या है? समेशन। ये समेशन, हम ऐड करते जाते हैं टर्म्स को। तो जब मेरे पास बहुत सारी टर्म होती है तो मैं समेशन को एस बना सकती हूँ, ये वाला। इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, मतलब समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जब बहुत सारी टर्म्स है। तो ये तो ये जो एरिया आया था ये एक रेक्टेंगल का था। अब अगर मेरे को बहुत सारे रेक्टेंगल्स का ऐसे एरिया जोड़ना है तो मैं उसका इंटीग्रेशन फाइंड करूंगी। छोटे से एरिया को जोड़ जोड़ के जो एरिया बनेगा उसको मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है ये पॉइंट? क्यों लिखा है हमने? एस सिंबल है, जैसे डेरिवेटिव का सिंबल हम dy dx कर रहे थे ना, इंटीग्रेशन का सिंबल है। अगर कहीं पे भी ये वाला एस बना हुआ है तो मतलब वो बोल रहे हैं इंटीग्रेशन करो, ठीक है? यस यस मैम। तो अगर हम छोटे छोटे पार्ट को सम करें ताकि बड़ी सरफेस का एरिया आ जाए तो उसे और कुछ नहीं पर इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इंटीग्रेशन से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कभी भी हम चीजों को इंटीग्रेट करेंगे तो उससे हम एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकते हैं कि इसके नीचे कितना एरिया है। दूसरी चीज, जो डिफरेंशिएशन में होता है बिल्कुल उल्टा होता है इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में बड़ी चीजों को छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं, हम चेंज देख रहे हैं, पर इंटीग्रेशन में हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ी चीज बना रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन का साइन लगाया, उसके बाद लिखा है fx dx। तो हर एक टर्म को समझो। सबसे पहले जहां पे भी s लगेगा वो क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्या हमें इंटीग्रेशन करना है। फिर जहां जिसके साथ भी ये fx लगा हुआ है, मतलब किस चीज का इंटीग्रेशन करना है, वो यहाँ पे है कि fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब जैसे हम डेरिवेटिव करते थे x के रिस्पेक्ट में dy dx, ऐसे यहाँ पे किस के रिस्पेक्ट में करना है? जो भी d के साथ लगा हुआ है, जैसे यहाँ x लगा हुआ है तो सिर्फ x वाली टर्म का ही इंटीग्रेशन करोगे। वैसे ही अगर इस फॉर्मूले में होता dt तो आप सिर्फ जिन जिन टर्म्स में t लगा हुआ है उसके साथ ही इंटीग्रेशन करोगे। ये बात समझ आई? यस मैम। और दूसरी चीज, ये dx ना हमेशा चिपका रहता है, इसको कभी अलग मत करना कि इस x को लेकर आप दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो। ये x इस d के साथ ही रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। फिर अब इसका मतलब क्या है कि इसी का इंटीग्रेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x इंटू टी स्क्वेयर और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ dy/dt, तो बताओ डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे भी x स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर, तो बताओ डेरिवेटिव क्या होगा? कोशिश करो। 2x 2t बोला आरुषि ने। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आरुषि, यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं t का, तो सिर्फ t वाली टर्म्स का ही होगा। x स्क्वेयर एक तरीके से कांस्टेंट है, x स्क्वेयर t के साथ नहीं बदलेगा, सिर्फ t स्क्वेयर ही बदल रहा है t के हिसाब से। तो हम लोग इसको लिख देंगे x स्क्वेयर एज इट इज, सिर्फ t स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे वो 2t हो जाएगा। इस केस में x स्क्वेयर कांस्टेंट हो गया। पर वहीं अगर इस क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख दूं d/dx ऑफ x स्क्वेयर टी स्क्वेयर, तो अब हम इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे और दूसरा वाला जो टी स्क्वेयर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। वहां से आ जाएगा 2x टी स्क्वेयर और वहां से आया 2t x स्क्वेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि d के साथ लगा हुआ क्या है, x लगाए t लगाए, उसी का इंटीग्रेशन करना है, उसी का डेरिवेटिव करना है। अब हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रल होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है कोई चीज जिसका मैं, अच्छा सॉरी मैं भूल ही गई कि टाइम इतना हो गया है। ठीक है, मैं ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, मेरी नेक्स्ट क्लास पे।